बुंदेलखंड न्यूज 24 के खास कार्यक्रम टॉप लीडर्स ऑफ बुंदेलखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं जेबा आज फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूं एक नए लीडर के साथ। जैसा कि आपको ज्ञात है, बुंदेलखंड न्यूज 24 बुंदेलखंड के टॉप लीडर्स पर एक सीरीज चला रहा है। इसमें हम आपको बुंदेलखंड के ऐसे राजनेताओं से रूबरू कराते हैं जो सत्ता में रहकर भी और सत्ता में ना होकर भी लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। अब तक हमने आपको चंद्रपाल सिंह यादव, प्रदीप जैन, आदित्य जैसे टॉप लीडर से रूबरू कराया। अपनी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी बुंदेलखंड न्यूज 24 की टीम आज बात करेगी राहुल रिछारिया से। ये एक जाने माने बिजनेसमैन हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। वह कई सामाजिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हुए लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाते रहते हैं। उन्हें एडवेंचरस और नए नए टास्क लेना पसंद है। शिक्षा को लेकर वह कई कार्यक्रम चलाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। हमारे संवाददाता चंचल राय ने राहुल रिछारिया से एक खास मुलाकात की। आइए देखते हैं इस मुलाकात के कुछ अंश। नमस्कार, मैं चंचल राय, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बुंदेलखंड न्यूज 24 एक सीरीज चला रहा है जिसका नाम है टॉप लीडर्स ऑफ बुंदेलखंड। हम उसमें आपके सामने ऐसी हस्तियों को रख रहे हैं जो ना केवल राजनीति बल्कि धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज हम आपकी मुलाकात राहुल रिछारिया जी से करवाने वाले हैं। आपको राजनीति की प्रेरणा कहाँ से मिली? राजनीति की प्रेरणा आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर एजुकेशन और इनफैक्ट मेरी फैमिली में ही जैसे मेरे ग्रैंडफादर 3 ब्रदर थे, ऑल 3 आर डॉक्टर। दादी वॉज डॉक्टर। आफ्टर मेडिकल कंप्लीट करने के बाद उन्होंने प्रैक्टिस की 40 और 50 और 60 के औरा में। उन्होंने बरुआ सागर में अपना खुद का नर्सिंग होम और मेडिसिन फैक्ट्रीज वगैरह लगाई। एंड आफ्टर दैट वो सोशली एक्टिव हुए। सोशल सर्विस के बाद फिर वो पॉलिटिक्स में आए। ही वॉज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम झांसी। 19 ईयर्स वो जिला परिषद अध्यक्ष रहे और लगातार उन्होंने झांसी की सेवा की। फिर मेरे फादर 4 ब्रदर 3 सिस्टर्स हैं। एकेडमिक वाइज दे ऑल आर इंजीनियर, डॉक्टर और कुछ IAS हैं। और फादर पहले अपना जॉब ज्वाइन किया उन्होंने, फिर आदरणीय संजय गांधी जी के आदेश अनुसार निर्देश पर वो पॉलिटिक्स में आ गए। तो ही वॉज फाइनेंस एंड लॉ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। एज ए मंत्री वो रहे। फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की एंड उसके बाद मैं अपना ग्रेजुएशन के बाद आकर जब मैं लौट कर आया तो 2002 की बात है। हमारे बहुत अच्छे कांग्रेस के एक हमारे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, मिस्टर भानु शाह जी, जो आजकल बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जिसका एक लंबा इतिहास है राजनीति का और सोशल सर्विस का, तो आप बिजनेस के लिए नहीं बने हो, जॉब के लिए नहीं बने हो, आपको भी सर्विसेज में आना चाहिए। तो फिर वहाँ से बस इमीडिएटली हमने स्टार्ट किया और मैं लगातार करेंटली मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ और आदरणीय प्रियंका गांधी जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के टीम में काम कर रहा हूँ, उनके नेतृत्व में सामना कर रहा हूँ। राजनीति के अलावा आपको किन किन क्षेत्रों में और इंटरेस्ट है? तो राजनीति के अलावा देखिए, मेरा अगर पर्सनल मेरी हॉबी में आप लेंगे तो मेरा व्यक्तिगत मैं एडवेंचर लवर हूँ। मैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रहता हूँ। मैं ऑफ रोडिंग करता हूँ, एडवेंचर। अगर आप मुझे ध्यान से देखेंगे तो मेरे मल्टीपल फ्रैक्चर्स और स्टिचेस हैं बॉडी में। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा एडवेंचर लवर रहा हूँ। एक मूवी आई थी, अगर आपने फिल्म देखी हो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो उसमें आपने देखा हो ये ऋतिक रोशन और ये सब लोग वो प्लेन से जंप मारते हैं। तो मुझे भी लगा यार ये मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं उसके लिए गया था। तो मैंने 15,000 फीट से हवाई जहाज से जंप मारा था। तो इस तरह की मुझे एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है और बस एक मेरा ये शौक़ है। दूसरा मेरा मानना है, ये मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था। मेरे ग्रैंडफादर एक बहुत ही प्राइमरी स्कूल के मास्टर के बच्चे थे, बरुआ सागर जैसे कस्बे में रहते थे जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। उन्होंने सिर्फ एजुकेशन प्राप्त करके अपनी आने वाली खुद की और आने वाली जनरेशनों का सेलुलर चेंज किया। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठ गया था कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप लोगों का परिवार और लोगों की पीढ़ियाँ चेंज कर सकते हो। तो
मुझे एकेडमिक वाइज लोगों को इन्हांस करने में, स्ट्रॉन्ग करने में मेरा इंटरेस्ट है। मैं कॉलेज भी रन कर रहा हूँ, मैं अपने एनजीओ के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, उनके ड्रीम्स जानकर हिंदुस्तान के सक्सेसफुल लोगों को उनसे इंटरेक्ट कराता हूँ ताकि वो लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज बना सकें। और आप क्या कह सकते हो, मैं बाकी मल्टीपल क्लब्स में हूँ, जैसे मैं रोटरी क्लब ऑफ झांसी रानी से जुड़ा हुआ हूँ। इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए मैं बुंदेलखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ हूँ, पेट्रोलियम एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, और कई एनजीओ हैं, कई संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़कर झांसी में कुछ ना कुछ ऐसा करने का सोचता हूँ जिससे झांसी भी को एक नयापन लगे, इनहैंस हो, और मैं अपने इंटरेस्ट को भी फुलफिल कर ले। जैसे आपने देखा हो एक वर्ल्ड लेवल पे एक TSD कार रैली होती है, तो मैं एवरी ईयर मैं कराता हूँ जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे झांसी को फील करते हैं और वो वाव फीलिंग लेके जाते हैं कि झांसी और बुंदेलखंड इतना खूबसूरत है। तो ये मेरे को प्लेजर देता है जब कोई आके मेरे झांसी और मेरे बुंदेलखंड की तारीफ करता है। आई फील प्राउड। आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की और एजुकेशन में क्या क्या किया? ये बड़ा मतलब देखिए, हम सब लोग जब हैं एजुकेशन के लिए हमारा मस्ट, मैं खुद बात कर रहा हूँ कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा मैम मैंने MBA किया हुआ है, आई हैव डन माई MBA, लेकिन जिस तरह से मेरा फैमिली प्रोफाइल है मैं उस तरह से स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, मैं एकेडमिक वाइज। लेकिन हाँ, मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, फिर MBA करने के बाद उसके बाद मैं बिजनेस में आ गया। मेरे ख्याल से 4 और 5 मंथ शायद मैंने जॉब किया मुंबई में, तो फिर मेरे को झांसी वापस आना था, तो मैं झांसी वापस आ गया। अभी आपका क्या पद है कांग्रेस में? मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ यूपी का, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूँ। आगामी चुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, पिछले 32 वर्षों से जिस तरह से उत्तर प्रदेश को लूटा जा रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का बदहाल किया गया है, 1989 में हमारी गवर्नमेंट यहाँ से गई थी। अगर आप, जैसे आप बुंदेलखंड से बिलोंग करती हैं, आप झांसी से बिलोंग करती हैं, मैं चैलेंज के साथ आपसे बात कर रहा हूँ कि 1989 के पहले के जो इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं, आप BHEL ले लो, पारीछा ले लो, राजघाट डैम ले लो, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो अभी हाल ही में PG लेकर आए हैं, रेलवे स्टेशन है आधुनिकीकरण, यूनिवर्सिटी का पूरा सेंट्रलाइज करना, आकाशवाणी, दूरदर्शन, ये जितने भी डेवलपमेंट हैं, बरुआ सागर को एजुकेशन हब, IT, नवोदय विद्यालय, BTC, ये सब चीज़ें वहाँ लेकर आए। तो जो कांग्रेस सेनरों में जो वर्क हुआ 89 के बाद, सिर्फ इस प्रदेश को जाति में, समाज में और लूटने में उपयोग किया गया। इसको बहुत बुरी तरह से इसकी बुरी हालत की गई है। तो इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि हमें रोजगार देने में, हमें सुरक्षा देने में, हमें आर्थिक अपलिफ्ट करने में अगर कोई पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, और वो आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास कर रही है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार वो आदरणीय प्रियंका जी को, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्ली जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे, ताकि आने वाला फिर से 10-20 साल का भविष्य उनका और उनके बच्चों का सुरक्षित है। तो कांग्रेस इस बार 2022 में बहुत अच्छा करने वाली है, जनता की आशीर्वाद। क्या तैयारियां चल रही हैं कांग्रेस की आगामी चुनाव के लिए? देखिए, आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-2.5 वर्षों से आदरणीय प्रियंका जी और प्रदेश अध्यक्ष जी सिर्फ और सिर्फ संगठन पर काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, जहां हमारे पास जिला कांग्रेस कमेटी ना हुआ करती थी, आज जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी तो हमारी बनी गई। हम लोग वार्ड अध्यक्ष, न्याय ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष, और अभी हर गाँव कांग्रेस का अभियान चल रहा है, जो कि 15 सितंबर में हमारा कंप्लीट हो रहा है। हम हर ग्राम अध्यक्ष उसमें बनाने जा रहे हैं। तो कांग्रेस की स्पष्ट रणनीति है कि जनता को हर विपत्ति के समय में उनकी आवाज़ बने। और आपने देखा होगा पिछले पूर्व 2 वर्षों में, जहां वर्तमान सरकार, चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, कोविड-19 में आपदा में, विपत्ति में भी जनता के साथ खड़ी नहीं हुई। वहाँ पे सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस के नेता सड़क पर और जमीन पर। पिछले वर्ष का आपको याद हो, जब आदरणीय प्रियंका जी ने ये तक कह दिया था कि आप जो हमारे आधुनिक भारत की नींव रखने वाले हमारे आदरणीय सम्मानित मजदूर वर्ग हैं, मजदूर लोग जिन्होंने
जिनके पास खुद छत नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे भारत को छत दी है। वो पैदल चल रहे थे तो उन्होंने बसों की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा आप योगी जी अपने पोस्टर लगा लीजिए, लेकिन उनको उनके घर पहुंचा दिया। लेकिन उनको कांग्रेस से और गरीब जनता से इतनी नफरत है कि वो उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। और वहीं अगर अडानी अंबानी जी कुछ कह दे तो वो बैंकों के ताले खोल देते हैं। वो कहते हैं ले जाइए साहब, हम 72,000 करोड़ रुपए से कर्ज पूरे हिंदुस्तान का माफ करते हैं किसानों का, वो 1,20,000 करोड़ से सिर्फ 2 बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्डों के लोगों के कर्ज माफ करते हैं। तो ये जो ट्रिकी गेम चल रहा है, इसके खिलाफ हम आवाज बढ़ रहे हैं। और पूरा उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता नामबंद हो गया है जनता की आवाज उठाने की। और आप देखिएगा 15 सितंबर तक हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 2,75,000 कार्यकर्ता हो गए। और बहुत जल्दी, अभी आपने देखा होगा कि आप परसों आप भी थी सर्किट हाउस में जब हमारी मैनिफेस्टो टीम आई थी, आदरणीय सलमान खुर्शीद जी के नेतृत्व में, चेयरमैन साहब, सुप्रिया सीनेट जी भी थी, अमिताभ दुबे जी थे, PL पुनिया साहब, ये लोग हर जिले में, हर कस्बे में जाकर हर वर्ग के लोगों से मिलता है। रेलवे स्टेशन पे हम मजदूर यूनियन से मिले, कुली यूनियन से मिले, टैक्सी यूनियन से मिले, एक झांसी के बड़े बड़े कॉर्पोरेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के लोगों से मिले, पेट्रोलियम वालों से। मतलब हमने उस दिन सुबह से लेके रात्रि तक उस हर वर्ग से मिले और उसकी समस्या समझने की कोशिश की। आप सोचो मैडम, आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा, उस दिन सलमान साहब के भी आंसू आ गए। एक बेचारा गरीब आदमी आया जिसका सिर्फ 2 किलोवाट का कनेक्शन और उसका महीने का बिल 80,000 रुपये का। आप सोचिए। फिर बोला साहब आप घर पे चल के देखिए, तो सलमान साहब ने हम लोगों को भेजा है प्रतिनिधि मंडल में। हमने देखा उसके घर में सिर्फ एक बल्ब और एक टूटा हुआ पंखा रखा है और उसका बिल 80,000 आ रहा है। तो जिस तरीके से बिजली विभाग लूट कर रही है, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल में इस प्रदेश की जनता को लूटा जा रहा है, ये सब चीजें जो है वो बहुत ही दुखद और दयनीय है। और आपदा के समय पे जब कोविड-19 से हम 2 वर्ष गुजरे, सारा व्यापार खत्म हो गया है, लेकिन सूट मूट के कॉस्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी इन्होंने हाल ही में, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी हाल ही में इन्होंने अपने 7 वर्ष एंजॉय किए, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, जनता का करोड़ों रुपए खर्च किया, मैंने 2,555 दिन का सेलिब्रेशन किया। मैडम आपको जान के ताज्जुब होगा, मैं इन्हीं के PMO ऑफिस का डाटा बता रहा हूँ। हर तीसरे दिन 11वें घंटे पर आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपना PMO छोड़कर देश की यात्रा पे निकल जाते हैं और हर 11वें दिन पे वो विदेश यात्रा पे गए। ये रिकॉर्ड है उनका, मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ। और ये जो यात्राओं के प्रचार के लिए 3 करोड़ 17 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनके ऊपर खर्च हुआ है। अगर ये 3 करोड़ रुपए प्रतिदिन 1 महीने वो हमारे बुंदेलखंड को दे देते ना, तो हमारा बुंदेलखंड का किसान जो आत्महत्या कर रहा है, भूख से मर रहा है, वो संपन्न होगा। तो कांग्रेस पूरी तरह से जनता की आवाज बन चुका है और आदरणीय प्रियंका जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम जनता की आवाज बनकर, जनता से आशीर्वाद प्राप्त करके आगामी 2022 के बाद हम इस प्रदेश को वो अधिकार और वो हक और वो रोजगार देंगे, वो खुशहाली देंगे जो 89 से पहले हम लोगों ने दिया था। जिस प्रदेश में सुई नहीं बनती थी, जिस देश में सुई नहीं बनती थी, अंग्रेज जिस तरह से लूट के गए हम लोगों को, हमने इस प्रदेश में उद्योगों का एक कारखाना, कहते हैं ना, एक सिलसिला बना दिया था। आप कल्पना करो मैडम। और देखिए जिन जिन चीज़ों का हम लोगों ने राष्ट्रीयकरण किया था, जो हमने जमींदार और बड़े बड़े लोगों से जमीन लेकर गरीबों में बांटी थी, अब वो पुनः उन्हीं बड़े आदमियों को वापस कर रहे हैं। बैंकों प्राइवेट, रेलवे प्राइवेट, एयरपोर्ट प्राइवेट, हर सुविधा प्राइवेट कर रहे हैं और अब उनकी निगाह किसानों की जमीन पर है। किसानों की जमीन सिर्फ अडानी और आदरणीय अंबानी जी को देने वाले हैं। तो इन सब के खिलाफ हम लोग लाते हैं। क्राइम पर आपका क्या कहना है? देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जब आपको याद हो, आप ही लोगों के माध्यम से जब आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी ने शपथ ली थी, वो एक सन्यासी व्यक्ति है, बहुत श्रद्धा थी, हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं। हमें उम्मीद थी कि इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कोई सुरक्षित रहेगा उनके नेतृत्व में, तो हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति, जिनका हम सम्मान करते हैं। हमारी संस्कृति में अगर हम किसी के आगे निगाह झुकाते हैं तो सिर्फ अपनी माताओं बहनों के साथ। आज के वक्त में आप देखिए वो भी सुरक्षित है।
आए दिन उनके सम्मान में और उनकी इज्जत में प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। कोई गरीब की सुन नहीं रहा है। थानों में क्या स्थिति आपसे छुपी नहीं है, आप ही के माध्यम से हमें मालूम पड़ता है। तो क्राइम की तो ये स्थिति है, जिस तरह से बेरोजगारी, भूखमरी और ये सब बढ़ रहा है, तो क्राइम भी परम उस पर है और इन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। तो क्राइम भी बहुत बुरी स्थिति है, कोई सुरक्षित नहीं है। भ्रष्टाचार मतलब लिमिट के बाहर, आप कल्पना नहीं कर सकते उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे आदरणीय माता पिता हैं, मेरी 2 बहनें हैं, एक सिस्टर मेरी क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में है और सब हमारे यहाँ MBA, और एक हमारी यही मध्य प्रदेश में मैरिड है। मेरी एक पत्नी है डॉक्टर आकांक्षा रिछारिया, ये यूनिवर्सिटी में इन्होंने 14 ईयर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर जॉब किया है। एंड मेरी एक डॉटर है जिसने इंजीनियरिंग कर ली है, भोपाल में है। हमने सुना है कि आप कोई NGO भी चलाते हैं। हम लोग हमारे NGO का नाम है प्रगति सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी, इसको हम लोग करते हैं। आपको NGO चलाने का, समाज के लिए इतना अच्छा कार्य करने की कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? डेफिनेटली जैसा कि आप सुन ही रहे हैं कि हमारे पूरे परिवार में ही बहुत सारे तरीके से समाज सेवा ही आप कहेंगे, राजनीति कम बल्कि समाज सेवा ज़्यादा उसमें तत्पर रहे हैं सभी फैमिली मेम्बर्स। जैसे इनके दादाजी की आपने बताया एजुकेशन का, शिक्षा का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी पूरी फैमिली में। शुरू से ही जब दादाजी थे, मतलब मैं दादा ससुर की बात कर रही हूँ, तो वो उन्होंने बहुत सारे प्राइमरी स्कूल, जब स्कूल होते ही नहीं थे उन्होंने बहुत प्राइमरी स्कूल खुलवाए और बहुत लोगों को स्वावलंबी बनाने की कोशिश की। उसी तरीके से मैं अगर उनकी बात करूं तो इन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बच्चों को गोद लिया, उनकी पढ़ाई का खर्चा वह खुद उठाने की कोशिश की। और इसी तरीके से पापा जी भी, वो कई कॉलेजेस हमारे ऑलरेडी, एक इंटर कॉलेज है और डिग्री कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, तो उसमें हमारे जो फादर इन लॉ हैं मतलब पापा जी, वो भी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। मतलब उनका एक वही था कि बहू भी लाएंगे तो ऐसी कि वो एजुकेशन में उसका वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इन सब चीज़ों से हमने अपने NGO में एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा महत्व दी, और भी बहुत क्षेत्रों में हम लोग काम करते हैं। वहाँ से ही मुझे पूरे परिवार से। मैडम ये तो अभी भी अपनी स्टडीज़ नहीं छोड़ रही है। अभी इन्होंने LLB किया इस एज में, आके PhD माने शी इज़ BSc MBA देन PhD डॉक्टरेट, और अभी इन्होंने लॉ भी कर लिया और अब ये LLM कर रही है। तो मेरी डॉटर पूछती भी है कि मामा आप कब तक पढ़ोगी, तो ये कहती है टिल डेथ तक। ये मतलब प्रेरणा ही है हमारे परिवार की, तो आई एम डूइंग माय बेस्ट। तो मतलब आपका NGO कैसे समाज तक सेवाएं पहुंचाता है? जैसा कि मैंने आपको एक चीज़ तो ये बताई कि एजुकेशन प्रमोशन बहुत ज़्यादा है, जैसा आप इनको बताया, स्पेशली वो तबके के बच्चे, आपको पता है ये बुंदेलखंड में शिक्षा का स्तर कैसा है ना, तो जो बच्चों तक एक्चुअल गाइडेंस नहीं मिल पाती और बहुत सारे बच्चे जो अपना खर्चा भी नहीं उठा सकते, तो उनको हम कोशिश करते हैं कि उनकी हेल्प करके एजुकेशन में उनको सपोर्ट करें और उनको मोटिवेट करें, और ऐसे लोगों को रोल मॉडल की तरह उनके सामने पेश करें कि उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हों अपना कर गुजरने के लिए और अपने उसको अचीव करने के लिए। जैसे हमारे डिग्री कॉलेज की कई लड़कियाँ PCS में सेलेक्ट हुई हैं, वो भी एक बरुआ सागर में हमारे कॉलेजेस में, लेकिन उनका जो जज्बा है वो देखिए कि वो सिलेक्शन उन्होंने बिना किसी कोचिंग, बिना किसी उससे इतना अच्छे से उन्होंने किया। तो एक ये क्षेत्र है। एक माफ़ कीजिएगा, मैं आपका सवाल क्या था कि आपने कैसे कैसे समाज तक सेवाएं पहुंचाई? एक ये चीज़ थी। उसके बाद इसी तरीके से मेरिटोरियस स्टूडेंट जो इस बार सारे स्कूल के थे, उनको हमने बुलाया, उनको अभी कोविड के दौरान में उनसे इंटरेक्ट किया, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डिजिटली जूम के माध्यम से किया था, और उनको फिर धीरे धीरे बुला के उनको हमने सम्मानित किया और उनकी स्टोरी सुनी कि इतने हाई रैंक्स और कैसे उनके इतना अच्छा, बड़े छोटे स्कूलों से हर तरीके, हिंदी मीडियम, इंग्लिश में हर तरह के स्कूल के बच्चे थे यहाँ पर। तो एक एजुकेशन, जैसा मैंने बार बार बताया। दूसरा, मैं पर्सनली क्योंकि महिला हूँ, तो महिला सुरक्षा की आपको पता ही है, जैसे पता है क्या हाल है। अगर आप देखें तो यूपी नंबर 1 पे है इस वक्त, एंड इफ़ यू गूगल इट, इंडिया इज़ ऑल्सो नंबर 1 इन द वर्ल्ड
अनलाइक जो अफगानिस्तान, सीरिया या बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्री जहाँ हम सोचते हैं महिलाओं का स्तर बहुत बेकार है, और इंडिया की जो महिलाएं वो हर चीज़ चूज़ कर सकती हैं, अपना प्रोफेशन सब कुछ, फिर भी जो उनका स्तर है वो आज इतना वो है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा और बहुत सारे ऐसे प्रताड़िता का शिकार हो रही है। आपको झांसी में भी पता होगा कितने केसेस, मैं क्या बताऊँ, पॉलीटेक्निक का रेप केस देख लीजिए या किसी का भी, तो बाहर निकली थी कैसे जब उनको पूरी तरह से सुरक्षा महसूस नहीं हुआ। तो हमारे NGO ने स्पेशली मैंने ये मुहिम स्टार्ट करी थी जिसका नाम हमने चलाया था मणिकर्णिका अभियान, जिसमें हमने उनको उस पूरे वर्कशॉप को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें कि सबसे पहला पार्ट था हमारा जिसमें हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते थे, और उसके बाद हमने दूसरा था लीगल अवेयरनेस, मतलब महिला सुरक्षा कानून कि लड़कियां ये ना सोचें कि अगर किसी ने छेड़ दिया तो हमें चुप बैठना है, हमको बोलना है। तीसरा उसका पार्ट था डिजिटल सेफ्टी यानी साइबर क्राइम, क्योंकि आजकल हर कोई फेसबुक आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन है हर चीज़ में दिन भर, तो उस चीज़ से अवेयर कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं किसी डिजिटल मीडियम को तो कितनी सिक्योरिटी और सेफ्टी से आप यूज़ कर पाएँ। तो इस तरह से हमने 3 है जो हमने झांसी के बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल, यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, ये हमने काफ़ी पहले मतलब कर लिया था, 2018 से स्टार्ट करा था, और हम कोविड के काफ़ी पहले हमने इसको करते रहे, और उसके बाद फिर और भी जगह ऑनलाइन भी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी मैंने काफ़ी इस तरह की क्लासेस दी। तो ये एक महिला सुरक्षा पे और लीगल अवेयरनेस इन चीज़ पे किया, और एक आपको शिक्षा पे बताया। बाकी एनवायरनमेंट के लिए भी हम लोग काफ़ी प्लांटेशंस और इस सब पे प्लांटेशन की जागरूकता का महत्व भी बच्चों को सिखाते हैं। और आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारा कोडिंग का ज़माना है, इसके लिए भी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो आजकल है उसके लिए भी हमने बहुत सारी वर्कशॉप छोटे बच्चों को, ताकि वो आगे स्पेशली वो बच्चे जो आप अगर अर्बन सिटीज़ में देखें, गुड़गांव में या दिल्ली में, आप हर स्कूल में रोबोटिक्स और ये सब चीज़ें कोडिंग पढ़ाई जाने लगी है, तो हमारे झांसी के बच्चे तो बहुत पिछड़े रह जाएंगे। तो इनके लिए हमने काफ़ी बच्चों को कोडिंग और इससे हैदराबाद की कंपनी से मिलके हमने उनको वर्कशॉप कराई फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो इससे उनके बराबरी पे आगे आने वाले समय में तैयार हो। हाँ, मैं इसको इंटरप्ट करूँगा। मैं हम लोग जो भी यहाँ पर बुंदेलखंड में लोगों के लिए करते हैं उसमें हम लोग चार्ज भी करते हैं, जैसे जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कह रहे हैं, या भी इन्होंने एक प्रगति में किया था कि यहाँ के जो टैलेंटेड लोग हैं, कलाकार हैं, हाँ। उनको अपलिफ्ट करना, सिंगल किसी भी कलाकार से नो एंट्री फीस टिल एंड तक। तो ये हम लोगों ने मेक श्योर कर रखा है कि हम किसी भी टैलेंट को एनहांस करने के लिए, उभारने के लिए उनसे कोई भी चार्ज नहीं करें, और यही हम लोग कर रहे हैं पिछले लास्ट 2003 से। इवन लीगल अवेयरनेस वगैरह में भी जैसे मैं 3758 गर्ल्स से लेके स्कूल गर्ल्स से लेके कॉलेज किया, तो एवरीथिंग वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त ही था सब कुछ। क्या आपको राजनीति में भी इंटरेस्ट है? अब ये है, राजनीति को हम लोग अगर उस तरह से फ्रंटलाइन राजनीति की बात करूँ तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इनके साथ हमेशा मैंने सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल भी रही हूँ। जैसा कि उन्होंने बताया कि आई एम PhD इन मैनेजमेंट, तो आई वॉज टीचिंग यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ की वजह से प्रोफेशनल होने के लिए तो एक कांग्रेस की एक विंग है प्रोफेशनल कांग्रेस, तो वो पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज नहीं है, लेकिन उसकी मैं अध्यक्ष भी हूँ झांसी चैप्टर की, तो उसमें भी मेरा थोड़ा रोल रहता है। प्रोफेशनल्स को लेके उनसे सलाह प्लानिंग के लिए थोड़ा मैं रोल करती रहती हूँ। जब आप अपने डेली रूटीन और एजुकेशन से थक जाते होंगे तो आपका फेवरेट काम क्या है करना? मुझे वैसे आप देखा जाए तो मुझे थोड़ा गार्डनिंग पसंद है, बागवानी थोड़ा कर लेती हूँ मैं, और बाकी घर को रखना सुव्यवस्थित और डेकोरेशन घर का, मुझे ये सब चीज़ें पसंद है। और मुझे लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना बहुत पसंद है, आई लव ड्राइविंग माई कार, मुझे बहुत पसंद है। आप ऐसा कोई संदेश जो हमारे बुंदेलखंड चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, आपके चैनल से सिर्फ मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले बुंदेलखंड का आदमी अपनी फैमिली और खुद को रखे। जब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले लास्ट 2 इयर्स में उन्होंने फेस किया कोविड-19 को, कभी भी तीसरी लहर आ सकती है,
वॉट एवर गवर्नमेंट के और डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस उसको फॉलो करें। वैक्सीनेशन जरूर कराएं, वैसे काफ़ी लोगों ने वैक्सीनेट करा लिया अपने आप को, वैक्सीनेशन जरूर कराएं, नंबर 1। नंबर 2, आज के करंट वर्तमान स्थिति में उनको स्वयं की अपनी हेल्प करनी होगी, ना कोई सरकार ना ही कोई प्रशासनिक व्यक्ति उनकी मदद करने आने वाला है। वो अपने आप को इतना जागरूक बनाए, इतना सक्षम बनाए एजुकेशन के माध्यम से। और अब तो इतनी चीज़ें हो गई हैं, जो आदरणीय राजीव गांधी ने ये जो डिजिटल इंडिया बना के दिया था, जो टेक्नोलॉजी दी थी, इसका पूरा उपयोग करें। इसमें हर चीज़ वो उपलब्ध है जो वो जानना चाहते हैं। तो अपने आप को बहुत जागरूक बनाए, अवेयर बनाए, शिक्षित जरूर रहें, साफ सुथरे रहें, और जो भी उनके अंदर पॉजिटिविटी है उसको मैक्सिमम फैलाएं। क्योंकि हमारे जितने भी सम्मानित ऋषि मुनि हैं या जिन्होंने भारत को आध्यात्मिक जोड़ा है, वो भी कहते हैं कि अपने अंदर से नकारात्मक चीज़ें, नेगेटिविटी चीज़ें को बाहर निकालो, पॉजिटिव चीज़ें लेकर आओ, क्योंकि हमें एक बहुत सुनहरे भविष्य की तरफ जाना है। तो बस सिर्फ एक बात मैं लास्ट में कह के अपनी बात को कोट कर दूंगा कि पूर्व प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बराक ओबामा ने ये कहा था कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति बन के आएगा। और ये उन्होंने इस विश्वास के साथ कहा था क्योंकि यहाँ पे युवा सबसे ज़्यादा है, और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान का यूथ सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है टूवर्ड्स डेवलपमेंट, टूवर्ड्स एजुकेशन और अच्छी चीज़ के लिए। ये उन्होंने देखा कि एंटायर वर्ल्ड में कहीं नहीं है। इवन अमेरिका में जो विश्व शक्ति है, वो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ का भी युवा सिर्फ बर्गर में और ड्रिंक्स में, लिक्कर में बिजी है, और माने इधर उधर की चीज़ें हैं। लेकिन हिंदुस्तान का युवा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा में और अच्छी अच्छी चीज़ों में बिजी है और संस्कारित है। तो जब बाहर के लोगों को विश्वास है तो हम अपने अंदर विश्वास करके संगठित होकर आगे बढ़ें। चाहे अम्बेडकर जी की बात ले लो, शिक्षित हो, संगठित हो, बस यही मैं आपके बात से संक्षिप्त करना चाहता हूँ। मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने बुंदेलखंड न्यूज़ 24 को इतना अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू। प्लेजर।